जय हिंद दोस्तों। अक्सर आप सुनते होंगे कि लोग सरकारी बैंक पे ज्यादा भरोसा करते हैं। प्राइवेट बैंक के बारे में ये सोच रहता है कि प्राइवेट बैंक डूब जाएगा, प्राइवेट बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, प्राइवेट बैंकों का भरोसा नहीं है। सरकारी बैंक का भरोसा होता है, सरकार के अंडर में काम करती है, सरकार का बैंक होता है। हालांकि आरबीआई का रूल देखेंगे, आरबीआई का नियम देखेंगे तो ये लगभग सभी लोगों को पता है कि कोई भी बैंक डूबे, चाहे सरकारी डूबे चाहे प्राइवेट डूबे, तो उसमें होता है कि अगर आपका पैसा कितना भी जमा है लेकिन 5 लाख रुपए तक आपको मिल ही जाता है। 5 लाख रुपए आपका इंश्योर्ड होता है, वो किसी भी हालात में आरबीआई आपको रिकवर कर देगी। अगर 10 लाख है तो भी 5 लाख ही मिलेगा। अगर 5 लाख के अंदर में है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया तक है, 5 लाख रुपया तक है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा रिकवरी हो जाता है। कोई बैंक अगर दिवालिया होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि कौन सा बैंक है जो कभी डूबे ही ना, डूबने की नौबत ही नहीं आए, दिवालिया हो ही ना? ऐसे बैंकों में क्यों नहीं खाता खोला जाए, ऐसे बैंकों में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया जाए? शुरू से लोगों का जो मायने है कि सरकारी बैंक दिवालिया नहीं होता है, सरकारी बैंक डूबता नहीं है, तो ये 100% सच भी है। इस चीज को समझिए। बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि सरकारी बैंक भी डूब सकता है। अभी तक के इतिहास में भारत में कोई भी ऐसा सरकारी बैंक नहीं है जो दिवालिया हुआ हो या फिर डूबा हो। इस पर किसी ने कभी गौर नहीं किया हो। एक बैंक है तो अगर आप बता सकते हैं, एक भी बैंक नहीं है जो सरकारी हो और डूब गया हो, लोगों का पैसा डूब गया हो, दिवालिया हो गया हो। सरकारी बैंक क्यों नहीं डूबता है और प्राइवेट बैंक कई डूबे हैं, प्राइवेट बैंक क्यों डूबता है, उसका कारण क्या है? आरबीआई के अंडर में होने के बावजूद भी डूब जाता है कभी कभी, और सरकारी बैंक कभी नहीं डूबता है। दोनों के बारे में बता रहा हूं कि वजह क्या है। देखिए, सरकारी बैंक जो होता है, सरकारी बैंक सरकार के अधीन में होता है और सरकार का उसमें 51% से ज्यादा का शेयर होता है। इस चीज को समझ लीजिए। 51% से ज्यादा जिसका शेयर हो जाता है वही सरकारी बैंक कहलाता है। मतलब सरकार का उसमें पूंजी, सरकार का कैपिटल, सरकार का मालिकाना हक 51% से ज्यादा है। चाहे वो 60% हो, 70% हो, 80% हो या 100% हो, लेकिन 51% से ज्यादा होता है 51% से, किसी बैंक का मालिक कहलाता है। तो वो सरकारी बैंक जितने भी है अभी तक का, उसका रिकॉर्ड है कि डूबा नहीं। इसलिए नहीं डूबा कि मुख्य वजह यह है कि कोई भी बैंक उसमें से कमजोर पड़ जाता है, मान लिया जाए। ये नहीं कि कमजोर नहीं पड़ता है, दिवालिया होने की स्थिति नहीं होती है, होती है। जैसे कोई भी बैंक कमजोर पड़ जाता है, उसकी स्थिति खराब होने लगती है, सरकार को ये लगता है कि ये बैंक डूब सकता है, सरकार को बदनामी होगी कि सरकारी बैंक कैसे डूब सकता है सरकार के होते हुए, तो सरकार कभी भी सरकारी बैंक को डूबने नहीं देती। उस परिस्थिति में वो क्या करती है, बैंकों को मर्जर कर देती है, किसी बैंक में विलय कर देती है, ताकि पब्लिक का पैसा बच जाता है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बच जाता है। और पब्लिक का क्या है कि और भी इन्वेस्टमेंट, और भी खाता जो उनका रहता है और भी स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि छोटे बैंक है, दिवालिया बैंक है, उसको बड़े बैंक में मर्जर कर दिया जाता है तो उनका खाता ऑटोमेटिक बड़े बैंक में शिफ्ट हो जाता है और उनको बड़े बैंक वाली सुविधा मिलने लगती है, ब्रांच की संख्या भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि अभी हाल ही के पिछले कुछ सालों में कई बैंकों का, सरकारी बैंकों का कई बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया, जिस बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं थी। लगता था कि यह गड़बड़ हो सकता है, कभी इनका स्थिति खराब हो सकता है, ये मुनाफा नहीं दे रहा है, लोगों को शक होने लगा कि ये बैंक कभी भी डूब सकता है, लेकिन सरकार ने उसे डूबने नहीं दिया, उनको मर्जर करके और मजबूत बना दिया। कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, दोनों का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों बैंकों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया 1 अप्रैल 2020 को। और ये दोनों बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, दोनों बैंक बन गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये तीनों मिला के एक बड़ा बैंक बन गया, स्ट्रॉन्ग बैंक बन गया, और लोगों के खाते और स्ट्रॉन्ग हो गए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई एफडी कर रखा है, एसआईपी कर रखा है, किसी प्रकार कुछ कर रखा है, उनका सेम इंटरेस्ट रेट रह जाता है, सेम कंडीशन रह जाता है, सेम उनको सुविधा रह जाता है, हर कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ बैंक का नाम बदल जाता है। तो ये बैंक डूबा नहीं, इनको विलय करके और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। दूसरा, स्टेट बैंक में बहुत सारे बैंकों का विलय किया गया। जैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इतने सारे बैंक थे। इन सभी बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया और सारे बैंक हो गया स्टेट बैंक। स्टेट बैंक आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, और इतने बैंकों को विलय करके स्टेट बैंक में ही विलय कर दिया गया और उन लोगों का खाता ऑटोमेटिक स्टेट बैंक में शिफ्ट हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया। यूनाइटेड बैंक का नाम आपने सुना होगा, ओरिएंटल बैंक का नाम आपने सुना होगा। इन दोनों बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय कर दिया गया और विजया बैंक, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो ऐसे में कुछ ही सरकारी बैंक बचा और सभी और स्ट्रांग हो गए। किसी में 2 बैंक का विलय हो गया, किसी में 4 बैंक का विलय हो गया, किसी में 5 बैंक का विलय हो गया। तो ऐसे मर्जर हो के
6-7-8 बैंक ही बचा, लेकिन सारे बहुत स्ट्रांग हो गए। जो 15-20 बैंक था वो 5-6 बैंक ही बचा। तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर की बात बता दूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया। ये जितने भी बैंकों का मैंने नाम लिया आज गवर्नमेंट के नजर में सबसे स्ट्रांग बैंक हो गया हुआ है और ये कभी नहीं डूब सकता। बहुत लोग कहते हैं गारंटी कैसे ले सकते हैं, गारंटी कभी डूब नहीं सकता है। सरकारी बैंक ऐसे ही चलता है। अगर फिर इसमें से कोई कमजोर होता है तो उसको किसी और में मर्जर कर दिया जाएगा, लेकिन बैंक को सरकारी को डूबने नहीं दिया जाता है। और यही वजह है कि लोगों को आज आम तबके हो गए, गरीब तबके हो गए, मिडिल क्लास लोग हो गए, जो देश की आबादी के लगभग 70-80% लोग हैं, उनको आज भी सबसे ज्यादा भरोसा सरकारी बैंकों पे ही रहता है। अब देखिए सरकारी और भी कई बैंक है जिसका विलय अभी नहीं हुआ, भविष्य में हो सकता है। उनकी स्थिति कंडीशन अभी अच्छे है इसलिए विलय नहीं हुआ है, लेकिन विलय होने की बात चलती रहती है उसकी भी। वो बैंक भी नहीं डूब सकता है कभी भी। जैसे आपको बता दूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एवं सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे बैंक भी गवर्नमेंट का बैंक है जो अच्छी स्थिति में है। इसको भी डूबने के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, दिवालिया होने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो सरकार ये करता है कि सरकार के अंडर में जो भी बैंक है, जो सरकार उसको हैंडल कर रही है, सरकार चला रही है, तो उसमें क्या होता है, सरकार का जिसमें मालिकाना हक होता है उसको मर्जर किया जाता है, विलय किया जाता है, कभी भी डूबने नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर डूब गया सरकारी एक भी बैंक, दिवालिया हो गया, लोगों के पैसे डूब गए, तो उस टाइम की जो सरकार रहेगी, वर्तमान सरकार जो रहेगी, उसका तो दिवाला निकल जाएगा, दिवालिया हो जाएगा और उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज करना पड़ेगा कि भाई सरकार का बैंक डूब गया तो सरकार का रहने का क्या फायदा। तो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी को कभी भी सरकार हो, जब उस पर आएगी उस समय तो वो डूबने नहीं देगी, उसको विलय करेगा, मर्जर करेगा, उसको बचा लेगा। अब आता है प्राइवेट बैंक पर। ऐसा नहीं कि सारे प्राइवेट बैंक भी डूब जाते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक पर लोगों का हमेशा शंका बना रहता है कि बड़े बड़े बैंक भी कभी कभी दिवालिया होने के कगार पर चला जाता है। जैसे पिछले कई साल पहले आपने सुना होगा कि यस बैंक की स्थिति बहुत खराब हो गई, उसमें ऐसा घोटाला हुआ पूरा दिवालिया होने के कगार पे चला गया, लेकिन सरकारी बैंक जो एसबीआई है उसने उसको पूंजी देकर, कैपिटल देकर टेक ओवर करके उसको बचा लिया और लोगों का पैसा डूबने से बच गया। तो आप समझ लीजिए प्राइवेट बैंक डूब भी रहा था तो फिर भी उसको सरकारी बैंक ने ही बचाया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सरकारी बैंक ने साथ दिया, सरकार ने साथ दिया। तो ऐसे भी परिस्थिति आता है कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक ही बड़े बड़े, जब स्थिति खराब होता है तो सरकार उसके सपोर्ट में भी खड़ा हो जाता है। इसलिए क्योंकि देश के अर्थव्यवस्था उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बड़े बड़े बैंक है जो देश के अर्थव्यवस्था बहुत फर्क पड़ सकता है अगर उसका कुछ हो गया, अगर उस पर कुछ आंच आ गया। जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। खासतौर पर ये 3 ऐसे बैंक है प्राइवेट सेक्टर का जिसको सरकार कभी डगमगाने नहीं देगी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक खुल रहे हैं, स्मॉल बैंक है, सारे अपने अपने जगह पर सही है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि सरकारी बैंक क्यों नहीं डूबता है और प्राइवेट बैंक ही क्यों डूबते हैं, ये मैं कंपेयर करके बता रहा था, ये बातें बता रहा था कि वजह क्या है। वजह यही है कि सरकार के अंडर में है और ये सरकार का अंडर में नहीं है, इसका कोई प्राइवेट व्यक्ति मालिक होता है, ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड कंपनी होता है एक तरह से जो प्राइवेट बैंक होते हैं। तो वो भी डूबते नहीं है, नहीं कि डूब जाते हैं, लेकिन कई छोटे छोटे बैंक डूबे हैं। तो जो कम कमाने वाले आदमी है, कम पूंजी वाले आदमी है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग थोड़ा डरते रहते हैं प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलने से, क्योंकि प्राइवेट बैंक में मेंटेनेंस चार्ज भी ज्यादा होता है, पैसा भी ज्यादा रखना होता है, लेन देन भी ज्यादा करना होता है। हालांकि फैसिलिटी ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क लोगों को हमेशा रहता है, हमेशा लगा रहता है कि भाई ये प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, मन में ऐसा चलता रहता है। हालांकि प्राइवेट बैंक भी जो बड़ा बैंक है अभी तक दिवालिया भारत में नहीं हुआ है। जितने भी बैंक जो दिवालिया हुए हैं उसमें से अधिकतर आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हुआ है, जिसे सहकारी बैंक बोला जाता है। कुछ निजी बैंक का भी स्थिति खराब हो गया, लेकिन संभाल लिया सरकार की तरफ से या फिर किसी बैंक के द्वारा संभाल लिया गया है। ज्यादातर कोऑपरेटिव जो बैंक है, सहकारी बैंक है, जो अक्सर ग्रामीण शहरों में होता है, छोटे शहरों में होता है, बड़े शहरों में भी 1-2 ब्रांच ही उनके होते हैं। ऐसे कई बैंक डूबे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी जो बड़ा बैंक है वो अभी तक डूबने का कोई ऐसा न्यूज नहीं मिला है। जैसे लक्ष्मी विकास बैंक हो गया, PMC हो गया, ऐसे ऐसे कई बैंक, 2-4 बैंक डूबे हैं जिसको लेकर पूरा देश में हाहाकार मच गया, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए। लेकिन ये सभी सरकारी बैंक थे, कोई प्राइवेट बैंक नहीं था। सहकारी बैंक और प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक और स्मॉल बैंक, ग्रामीण बैंक, इन सभी में अलग अलग अंतर होता है। अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो इन सभी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो में आगे बना सकता हूं कि प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल बैंक, ग्रामीण बैंक, इन सभी बैंकों में अंतर क्या होता है, कैसे चलता है, इन सभी को ऑपरेट कौन करता है, किसमें कितना पैसा सुरक्षित है। बहुत सारी बातें इनके बारे में टोटल जानकारी मैं दे सकता हूं अगले वीडियो में। तो आप कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करते हैं तो उस पर जरूर मैं वीडियो एक बना दूंगा। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।